अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब में कल मनाई जाएगी ईद उल फित्र। हिंदुस्तान में भी आज चांद देखने की अपील। हरमैन शरीफैन में खत्म कुरान के बाद की गई दुआएं। फलस्तीनियों के लिए हर एक की आंखें हुई नम। इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने दी बड़ी धमकी। 15 लाख की आबादी वाले रफा पर हमले का किया ऐलान। अमेरिका ने किया खबरदार, कहा रफा पर हमला खुद इस्राएल के लिए होगा बड़ा खतरा। तालिबान की सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख्उंज़ादा का ईद उल फित्र के मौके पर तालिबान हुक्काम को पैगाम, कहा आपसी इख्तलाफात से रहें दूर। इसी वजह से सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद शरीयत का नहीं हो सका था निफास। एक हफ्ते से मौजूद बहस रहने वाले मुकम्मल सूरज ग्रहण का हुआ इख्तिताम। हिंदुस्तान व पाकिस्तान में ग्रहण का नहीं हुआ मुशाहिदा। सोलार इक्लिप्स के तस्वीर सोशल मीडिया पर हुए वायरल। अब हरियाणा से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सीनियर भाजपा लीडर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ज्वाइन की कांग्रेस। किसान और पहलवान आंदोलन पर मोदी सरकार के मौक़िफ़ से थे नाराज। और महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के दरमियान सीटों की हुई शेयरिंग। शिवसेना 21, एनसीपी 10 और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी इलेक्शन। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। सऊदी अरब में ईद उल फित्र का चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद कल शाहर शुम्बा 10 अप्रैल को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में ईद का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास कल सदीर रसदगाह में हुआ, जहां रुयत हिलाल कमेटी के अरकान और माहिर फल्कियात मौजूद थे। इसके अलावा दीगर इलाकों तमीर, ताइफ, जासान, मक्का मुकरमा की रसदगाहों में भी ईद का चांद देखने के लिए इंतजाम किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर शहरियों ने भी माह शवाल का चांद देखा। इस दरमियान आज हिंदुस्तान में भी चांद के नजर आने के इम्कानात है, जिसके पेश नज़र शहरियों से शव्वाल का चांद देखने की अपील की गई है। मस्जिदुल हरमैन, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 29वीं तरावी में खत्म कुरान और दुआ कराई गई। इस दुआ में लाखों अफराद शरीक हुए, जिसके रक़्क़त अंगेज़ मनाज़िर देखने में आए। मस्जिदुल हराम के अंदरूनी और बैरूनी सहनों के अलावा छत और अतराफ की सड़कें ज़ायरीन से भर गईं। खत्म कुरान की दुआ में शिरकत के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। दुआ में मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए हर आँख अश्क बार नजर आए। सऊदी मीडिया के मुताबिक 29वीं तरावी के अख्तिताम पर लोगों की बड़ी तादाद मगरिब से कबल ही मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी पहुँच गई थी और वहीं इफ्तार किया। मगरिब और उसके बाद इशा व तरावी की नमाजें भी हरमैन शरीफैन में अदा की गई।
सऊद गजा से इजरायली फौजियों की वापसी की खबरों के दरमियान इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर रफा पर हमला करने का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि रफा के गुंजान आबाद शहर पर भरपूर फौजी हमले के लिए तारीख तय कर ली गई है। रफा पर हमला जरूर किया जाएगा। नेतन्याहू का मजीद कहना था कि रफा पर हमले का मकसद गजा के साउथ में हमास के आखिरी गढ़ को भी खत्म करना है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने हमले की हतमी तारीख के बारे में कोई बात नहीं की। रफा शहर गजा के साउथ में इजिप्ट की बॉर्डर के साथ वाक़ है, जिसमें इस वक्त 15 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन मौजूद हैं, जो गजा पर गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इसराइली हमलों के बाद बेघर होने पर मजबूर हुए हैं। दूसरी जानिब अमेरिका का कहना है कि नेतन्याहू अब भी रफा पर किसी बड़े हमले का मुखालिफ है। अमेरिका ने इसराइल को खबरदार किया कि अगर रफा में आम शहरी हमले की जद में आए तो खुद इसराइल की सलामती के लिए मसाइल पैदा होंगे। आयरलैंड के नौमुंतखब प्राइम मिनिस्टर साइमन हैरिस ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। आयरलैंड के शहर गेलवे में एक तकरीब से खिताब करते हुए साइमन हैरिस ने इसराइल से गजा में जंगबंदी और गजा में इमदाद की फराहमी का पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, आज मुझे ये कहने दें, हम आपके इक़दामात से बेजार हो गए हैं, अब जंग बंद करो और इमदाद की रसाई महफूज बनाओ। उधर इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने कहा है कि सीरिया की दारुल हुकूमत दमिश्क में कौंसिल खाने पर हमले के बाद ईरान की जानिब से किसी भी मुमकिन हमले से निपटने के लिए इसराइल ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव में इसराइली डिफेंस मिनिस्ट्री के सेंटर में जायज़ा इजलास में योआव गैलेंट ने कहा कि ईरान के साथ बनने वाली किसी भी मुमकिन सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए डिफेंस सिस्टम ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ख्याल रहे कि 1 अप्रैल को सीरिया के दारुल हुकूमत दमास्कस यानी दमिश्क में ईरानी कौंसिल खाने पर बमबारी के नतीजे में 2 सीनियर जर्नलों समेत पासदारान इनकलाब के 7 अहम रहनुमा जाँ बहक हो गए थे। लेबनान में इसराइली फ़ौज के अलग अलग हमलों के नतीजे में हिज़्बुल्लाह के रहनुमा समेत 3 लेबनानी शहरियों की मौत हो गई है। लेबनान के एक सिक्योरिटी ज़राए ने इत्तला दी है कि इसराइली जंगी तैयारों ने आज सुबह सवेरे लेबनान के जुनूब में वाक़ कस्बे सुल्तानिया में एक मकान पर हमला किया, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए। ज़राए ने वजाहत की है कि इस हमले में हिज़्बुल्लाह के रहनुमा अब्बास जाफ़र समेत 3 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने अफ़गानिस्तान में बरसर इक़्तिदार तालिबान हुकाम से कहा है कि वह आपसी इख्तलाफात से दूर रहे। सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद आपस के इख्तलाफात की वजह से ही अफ़गानिस्तान में शरीयत नाफिज नहीं हो सकी थी। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का ये तहरीरी बयान रमज़ान के अख्तिताम पर ईद उल फित्र से कबल जारी किया गया। उमूमी तौर पर तालिबान में इख्तलाफात की खबरें कम ही सामने आती हैं, ताहम कुछ हालिया अरसे में तालिबान की बाज़ आला शख्सियात ने क़यादत की फ़ैसला साजी, ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम से मुताल्लिक़ फ़ैसलों पर इख्तलाफ का इजहार किया था। तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा एक इस्लामिक स्कॉलर हैं जो शायद कभी भी अवाम में दिखाई नहीं दिए और तालिबान के गढ़ समझे जाने वाले सूबे कंधार से बाहर भी वो कम ही निकलते हैं। अपने बयान में अख़ुंज़ादा का कहना था कि तालिबान हुकाम को आपस में बिरादराना ताल्लुकात रखना चाहिए, जबकि इख्तलाफात और ख़ुदगर्ज़ी से बचना चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि सोवियत यूनियन की अफ़गानिस्तान में मदाखलत और कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ जिहाद में शिकस्त के बाद आपस में इख्तलाफात हुए थे और इस तक़सीम की वजह से अफ़गानिस्तान में शरीयत का नफाज नहीं हो सका था। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि तनाज़े के खात्मे के लिए यूक्रेन को रूस के साथ समझौता करना पड़ेगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने बीबीसी को एक इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर कहा कि रूस के साथ तनाज़े के खात्मे के लिए यूक्रेन को मिलाकर किसी किस्म के समझौते पर रजामंद होना पड़ेगा। उनका ये भी कहना था कि अब ये यूक्रेन पर मुनहसर है कि वो रूस के साथ कब और किन हालात में अमन की कोशिश करे। यह फैसला यूक्रेन को करना चाहिए कि वो किस किस्म के समझौते के लिए तैयार है।
गुज़िश्ता एक हफ्ते से दुनिया भर में मौजूए बहस रहने वाले मुकम्मल सूरज ग्रहण का इख्तिताम हो गया है। हिंदुस्तान व पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का मुशाहिदा नहीं किया जा सका। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज़ नॉर्थ मैक्सिको में हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9:12 पर हुआ और रात 11:47 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज पर पहुंच चुका था। सबसे पहले सूरज ग्रहण का मुशाहिदा मैक्सिको में किया गया। इसके बाद अमेरिकी रियासत टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कनसास समेत दीगर अमेरिकी स्टेट्स और कनाडा के ईस्टर्न सूबों में इसे देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकम्मल सूरज ग्रहण साउथ अमेरिकन कंट्रीज में देखा गया, जबकि सूरज ग्रहण यूरोप के वेस्टर्न हिस्से में भी देखा गया। इस दौरान सोशल मीडिया पर सूरज ग्रहण की तस्वीर भी जमकर वायरल हुई। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। बीजेपी को ऐन लोकसभा इलेक्शन से पहले झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। नया झटका उसे हरियाणा में लगा है। 10 साल बीजेपी में रहने के बाद हरियाणा में बीजेपी के सीनियर लीडर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उनके कारकुनों और हामी भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इससे पहले उनके बेटे और हिसार से मौजूदा MP वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि 3 मरतबा MP और कैबिनेट मिनिस्टर वो रह चुके हैं। किसान आंदोलन और फिर पहलवान आंदोलन में मोदी सरकार के अलग लाइन लेने की वजह से, यानी अलग मौक़िफ़ लेने की वजह से वो बीजेपी क़यादत से दूर हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। आप मेरे से पूछोगे कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में क्यों? मैं 2 बात आपको कहूँगा। एक तो ये कि बहुत से साथियों ने इश्तिहार भी लगाए हुए मेरे गाड़ियों पे कि घर वापसी। मैं ये कहता हूं घर वापसी के साथ साथ घर वापसी तो अलग चीज है, विचारधारा की वापसी है। ये विचारधारा की वापसी, और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने मान्यताओं को निभाया है। जिस दिन पहले दिन मेरा मन बना कि मैं कांग्रेस पार्टी में जाके अपनी बात कहूं, तो मेरे को जयराम रमेश जी से मेरा संपर्क पहली बार हुआ, और जयराम रमेश जी से जब मैंने अपना जिक्र किया तो उनके शब्द थे ये जो मैं दोहराना चाहता हूं, और जिसकी जरूरत है इस देश की पॉलिटिक्स में, इस देश में के प्रजातंत्र में। जयराम रमेश जी कह रहे थे कि आप बेशक विपक्ष में रहे हैं, मतलब कांग्रेस के विपक्ष में, लेकिन आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी में एक ग्रेशियस बात थी। आपने कोई छोटी बात किसी नेता के बारे में और किसी पार्टी के बारे में नहीं कही। और आज भी मैं ये बात कहता हूं कि इस देश के जो प्रजातंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप को नेता और बड़े नेता की संज्ञा देते हैं, उनको भी व्यवहारिक रूप से कुछ मान्यताएं हैं, कुछ गरिमा है, उसको निभाना चाहिए। और अगर हम इन मान्यताओं को निभाएंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। तो इसलिए मैं ये बात कही कि मैं घर वापसी तो है ही, लेकिन विचारधारा की वापसी
कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने कुछ चुनिंदा लोगों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया, लेकिन गरीब किसान स्टूडेंट्स जब कर्ज मांगते हैं तब नरेंद्र मोदी कहते हैं पैसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आम आदमी से आप कहो कि भैया 16 लाख रुपए कितना होता है, वो आपको बता नहीं पाएगा। इतना पैसा होता है कि आपको और हमें समझ ही नहीं आता कितना पैसा। तो मैं आपको बताता हूं, मनरेगा को चलाने में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए 24 साल का मनरेगा का पैसा कर्जे में माफ कर दिया। हिंदुस्तान के गरीब लोग कर्जा माफी मांगते हैं, किसान कर्जा माफी मांगते हैं, स्टूडेंट्स बैंक का कर्जा माफ करने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं। मगर हिंदुस्तान के अरबपति जिनके पास सब कुछ है, उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा माफ किया। आज की हालत में आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में 22 लोग ऐसे हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग अरबपति, प्राइवेट हवाई जहाज, और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। जितना पैसा इनके पास उतना पैसा उनके पास। तो अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी गरीबों को, किसानों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भी पैसा दे सकती है। तो सबसे क्रांतिकारी कदम, शायद दुनिया में पहली बार कोई भी पार्टी ऐसा कदम लेने जा रही है। महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी 1 साल में 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। हर महीने आपके बैंक अकाउंट में, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में हजारों रुपए आएगा। 1 साल में टोटल 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में जाएगा, महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा। इससे हिंदुस्तान का और हमारे गरीब परिवारों का की जिंदगी बदल जाएगी। क्रांतिकारी काम है। आप सोचो एक परिवार है, गरीब परिवार है मध्य प्रदेश में, मजदूरी करते हैं, 3-4 हजार रुपए की उनकी आमदनी है। हमारी सरकार आने के एकदम बाद उस परिवार को बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा। मतलब परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। और ये हम हर गरीब परिवार के लिए करने जा रहे हैं। उन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया। हम करोड़ों लोगों की, करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन की सरगर्मियां उरूज पर हैं।
ऐसे में महाराष्ट्र में अपोजिशन के इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी या MVA के दरमियान सीट शेयरिंग का मसला सुलझ चुका है। संजय राउत ने इस बात का ऐलान किया है कि पार्टियों के दरमियान सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। उद्धव ठाकरे ग्रुप 21 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, वहीं कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं, जबकि शरद पवार की पार्टी NCP 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। शिवसेना UBT के लीडर संजय राउत ने PM मोदी को आड़े हाथों लिया है। PM मोदी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक रैली से खिताब करते हुए अपोजिशन पार्टियों पर जमकर तनकीद की थी। ऐसे में संजय राउत ने भी मोदी पर जवाबी हमला करते हुए महाराष्ट्र में BJP के हारने की पेशगोई कर दी है। संजय राउत ने नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि जिसे PM मोदी असली शिवसेना बोल रहे हैं, उसके लीडर एकनाथ शिंदे तब पैदा भी नहीं हुए थे जब शिवसेना बनाई गई थी। PM उद्धव ठाकरे से डरते हैं, इसलिए उन्होंने शिवसेना पार्टी तोड़ दी और पार्टी लीडरों के पीछे एजेंसी लगा दी है। इतना सब करने के बावजूद उद्धव नहीं झुके और वो लड़ने को तैयार हैं। इस दरमियान खबर है कि महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते और रिपब्लिकन सेना के लीडर आनंद राज अम्बेडकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिन्हें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सपोर्ट करने का ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते आनंद राज अम्बेडकर, जो अमरावती से लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको MIM के सपोर्ट का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। मैं अपने पार्टी के कारकुनों को उनकी जीत के लिए काम करने की सलाह देता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर मिलकर 3-3 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। इसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है। और आज बड़ी खुशी से फॉर्मली मैं इस चीज़ का ऐलान करते जा रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो 6 सीटें हैं, यहाँ पे हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और 3 सीटों पे हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। फ़िलहाल 3 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो हो चुका है। उधमपुर से लाल सिंह जी, जम्मू से रमन भल्ला जी और अनंतनाग पीर पंचाल से मियां अल्ताफ़ साहब। बाकी जो 3 सीटें बची हुई हैं, बारामूला, श्रीनगर और लद्दाख की सीट, इन पे भी जल्द से जल्द जो है उम्मीदवारों का ऐलान होगा और हम मिल के हमारी मुकम्मल कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों पे इंडिया अलायंस की जो ये हमारी 6 उम्मीदवार हैं, हम यहाँ से कामयाब होके अगले पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की जो उनके जज्बात हैं, उनके जो इरादे हैं, उनकी हम सही माने में वहाँ पे तर्जुमानी कर सकें। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में पुलिस पर हिंदुत्व तंजीम के लीडरों के ग्रुप ने हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि वाराणसी में पुलिस ओहदेदार को सड़क पर गिराकर लात घूंसों से पीटा गया। चेकिंग के लिए जब बाइक्स रोकी तो नाराज हिंदुत्ववादी नौजवानों ने पुलिस एहलकारों को वर्दी उतरवाने की धमकी दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
गुजरात करनी सेना लीडर राज शेखावत को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो मोदी सरकार में मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ एहतजाज करने बीजेपी हेडक्वार्टर जा रहे थे। बता दें कि मोदी के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूतों के खिलाफ मुतनाज़ बयान दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ हिंदुस्तान भर में एहतजाज शुरू हुआ है। दरवाजा बंद करो दो, दरवाजा बंद करो, चलो दरवाजा बंद करो, चलो और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब में कल मनाई जाएगी ईद उल फित्र। हिंदुस्तान में भी आज चांद देखने की अपील। हरमैन शरीफैन में खत्म कुरान के बाद की गई दुआएं। फलस्तीनियों के लिए हर एक की आंखें हुई नम। इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने दी बड़ी धमकी। 15 लाख की आबादी वाले रफा पर हमले का किया ऐलान। अमेरिका ने किया खबरदार, कहा रफा पर हमला खुद इस्राएल के लिए होगा बड़ा खतरा। तालिबान की सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा का ईद उल फित्र के मौके पर तालिबान हुक्काम को पैगाम, कहा आपसी इख्तलाफात से रहें दूर। इसी वजह से सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद शरीयत का नहीं हो सका था निफास। एक हफ्ते से मौजूए बहस रहने वाले मुकम्मल सूरज ग्रहण का हुआ इख्तिताम। हिंदुस्तान व पाकिस्तान में ग्रहण का नहीं हुआ मुशाहिदा। सोलार इक्लिप्स के तस्वीर सोशल मीडिया पर हुए वायरल। अब हरियाणा से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सीनियर भाजपा लीडर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ज्वाइन की कांग्रेस। किसान और पहलवान आंदोलन पर मोदी सरकार के मौक़िफ़ से थे नाराज। और महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के दरमियान सीटों की हुई शेयरिंग। शिवसेना 21, एनसीपी 10 और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी इलेक्शन। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।